नमस्कार दोस्तों। जी। पहले लोकसभा में और इसके बाद राज्यसभा में कृषि सुधार से संबंधित 3 बिलों को मोदी सरकार पारित कराने में सफल रही। मोदी सरकार का कहना है कि ये 3 बिलों के पारित होने के बाद जो उसने किसानों से वायदे किए हैं कि 2022 तक उनकी उपज के दाम दोगुने मिलने लगेंगे, उनकी आमदनी, उनकी आय दोगुनी हो जाएगी, उसमें काफी हद तक सफलता मिलेगी, कामयाबी मिलेगी। लेकिन प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस हो, चाहे दूसरे क्षेत्रीय दल हों या अलग अलग राज्यों में, खास तौर से जहां खाद्यान्न का उत्पादन सबसे अधिक होता है, उन राज्यों की अगर बात करें और राष्ट्रीय पूल में जो राज्य सबसे ज्यादा अपना खाद्यान्न भेजते हैं उनकी बात करें तो वहां आंदोलन होता हुआ दिखाई दे रहा है। किसान सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं, तरह तरह की बातें की जा रही हैं। सरकार की तरफ से ये कहा गया है कि पहले यही कांग्रेस इसी बिल का समर्थन कर रही थी, अपने घोषणा पत्र में भी इस तरह की बातें इन्होंने रखी थी, और अब राजनीतिक कारणों से ये इसका विरोध कर रहे हैं। तो हमारे साथ आर्थिक मामलों के, कृषि मामलों के जानकार दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर आलोक पुराणिक जुड़े हुए हैं, जो बहुत अच्छे लेखक भी हैं और समसामयिक सामयिक विषयों पर अपने विचार रखते रहते हैं, राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी। आलोक जी, आपका बहुत स्वागत है। जी ओंकार भाई नमस्कार। ओंकार भाई नमस्कार। जो कुछ चल रहा है इस पर आप क्या कहेंगे? शुरुआती टिप्पणी आपकी क्या है? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि क्षेत्रीय दल तो जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं। कांग्रेस के तो घोषणा पत्र में बाकायदा ये बात शामिल थी कि किसानों के जुड़े जो सुधार हैं वो किए जाएंगे और कृषि मंडियों का सुधार, पुनर्गठन होगा, खत्म होगी, ऐसी बातें उन्होंने कही थी। देखिए, तर्क के स्तर पे आप देखें तो तर्क के स्तर पर किसानों का भला तब हो सकता है जब किसानों के पास बेचने के लिए सामान हो और खरीदारों की संख्या ज्यादा हो। ये जी जानने के लिए हमें कोई कृषि शास्त्री या अर्थशास्त्री होना जरूरी नहीं है कि जिस जी बाजार में खरीदार ज्यादा होंगे, खरीदारों की संख्या ज्यादा होगी, उस बाजार में बेचने वालों की स्थिति बेहतर होगी। तो ये जो जी बिल करते हैं वो एक काम कर रहे हैं कि खरीदारों की तादाद बढ़ा रहे हैं। अभी तक कानून से किसान कृषि मंडी के बाहर सामान नहीं बेच सकता था, बाहर सामान बेचना गैर कानूनी था। तो जी कृषि मंडी के बाहर अगर उसे 2 4 5 8 कस्टमर्स और मिल रहे हैं, यानी खरीदारों की संख्या बढ़ रही है, तो इससे किसान का भला ही होना है, नुकसान नहीं होना। लेकिन इससे उन लोगों का निश्चय नुकसान होना है जो अपनी एकाधिकारी मंडियों में, एकाधिकारी बाजारों में किसानों को लगभग बंधक बना के रखे हुए थे। तो आप अगर जी बहुत गौर से देखें, बहुत गौर से देखें, तो इसमें किन लोगों का नुकसान है? एक एनालिसिस था कि पंजाब की कृषि मंडी और आड़तिये ही कभी करीब 3,000 करोड़ रुपए के आसपास, 3,000 करोड़ रुपए के आसपास किसानों से लेते थे मंडी शुल्क के नाम पर और एक पूरा अपने नेटवर्क के नाम पर। तो तर्क के स्तर पर तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर मंडी समिति के अलावा आईटीसी या हिंदुस्तान यूनिलीवर या कोई और कंपनी लेना चाहती है तो किसान को ज्यादा खरीदार मिले, इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन निश्चय ही अपना जो एक परमानेंट सप्लायर है, परमानेंट बेचने वाला है और हमारा बंधक है, उसको अगर हम मुक्ति की राह दिखाएंगे तो कुछ तत्वों को परेशानी है, तो वो परेशानी दिखाई पड़ती है। तो मुझे लगता है कि आर्थिक स्तर पर इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन राजनीतिक स्तर पर और वेस्टर्न इंटरेस्ट के स्तर पर बहुत भारी दिक्कत है। और इस वजह से कांग्रेस को या और दलों को जो विरोध का मौका मिल रहा है वो तर्क पे आधारित नहीं है। और दूसरी बात मैं ये कहना और समझना चाहता हूँ कि आप और हम पत्रकारिता लंबे अरसे से कर रहे हैं, हमने ये तो सुना है कि किसान समस्या में, किसान परेशानी में किसी आड़तिये ने कर्ज से आत्महत्या की हो या आड़तिये का परिवार बहुत संकट में हो, मध्यस्थों के आर्थिक संकट हो, वैसा हमने नहीं सुना। किसान 2 रुपए किलो आलू दे रहा है, मुझ तक पहुंच रहा है 40 रुपए किलो। 38 रुपए जा कहाँ रहे हैं? ये 38 रुपए मिडिल मैन के पास जा रहे हैं। तो 38 रुपए मिडिल मैन रहे,
लेकिन भाई कुछ 2 का 10 रुपए उसको भी मिल जाए किसान को, ये मेरी राय में एक बहुत महत्वपूर्ण आर्थिक सुधार है। और अगर समस्याएं हैं भी तो इसको प्रयोग का मौका मिलना चाहिए। ये कोई आखिरी बैठक संसद की नहीं है, 2-3 वर्षों बाद इसका रिव्यू किया जाए, लेकिन किसानों के लिए खरीदारों की तादाद बढ़ाने वाला कोई भी कदम स्वागत योग्य। ये भी कहा जा रहा है आलोक भाई कि जो मंडियां हैं वहां से राज्य सरकारों को करीब करीब 4-4.5% का रेवेन्यू मिलता है टैक्स के तौर पर। तो जो इस समय सत्तारूढ़ दल हैं अलग अलग राज्यों में, उनको लग रहा है कि अगर किसानों के लिए मंडी में आने की बाध्यता खत्म हो जाएगी और वो मंडी के बाहर भी अपनी उपज बेच सकते हैं, ऐसा प्रावधान अगर हो जाएगा जैसा कि हो गया है, वो न केवल उस मंडी बल्कि उस प्रदेश के बाहर की मंडी में भी जाकर के, या कहीं भी, जरूरी नहीं है कि मंडी में ही, दूसरी जगह पे भी जाकर के वो बिक्री कर सकता है। तो कहीं इन पॉलिटिकल पार्टियों को, इन राज्य सरकारों को ये लग रहा है कि एक बहुत बड़ा राजस्व जो है उसके हाथ से फिसल रहा है, इसलिए वो किसानों के नाम पर इस तरह की कहना चाहिए नाटक नौटंकी करने में मशगूल हो गया है। देखिए, मूल सवाल ओंकार भाई ये है कि मंडियां किसान के लिए बनाई गई थी या किसानों को सब कुछ मंडियों के हित में करना चाहिए। मूल सवाल ये है, मेरी अपनी समझ ये कहती है कि मंडियां किसानों के हित संवर्धन के लिए बनाई गई। अभी हित संवर्धन किसान का तब है जब उसे मैक्सिमम बायर्स मिले, किसी ने मंडी बंद करने की बात तो नहीं कही है। अगर XYZ कंपनी किसान को आलू का 10 रुपए किलो दे रही है और मंडी में किसान को 12 रुपए को मिल रहा है, तो अब क्या हमारा किसान इतना बेवकूफ है कि मंडी में नहीं जाके ITC कंपनी को बेच देगा? लेकिन ITC कंपनी मार्केट में है नहीं और मंडी कह रही है कि हम 8 रुपए किलो से ज्यादा आपको देंगे नहीं, तो अंततः किसान का बंधक बनना ही है। किसान को जितने विकल्प अधिकतम दिए जाएं वो किसान के हित में है। और अगर मंडी को ये सुनिश्चित करना है कि मंडी में किसान आकर बेचे, तो इसके लिए एकाधिकारी बंधक होने की जरूरत क्या है? अगर मान लीजिए ITC कंपनी 12 रुपए किलो आलू दे रही है तो मंडी वाले के हम तो 14 रुपए किलो लेके जाओ, तो ये जानने के लिए कोई अर्थशास्त्र तो होना नहीं कि मैं 14 रुपए किलो में दूंगा अपना। लेकिन मुझे यूं लगता है कि कहीं ना कहीं एक लॉबी ये सुनिश्चित करना चाहती है कि हमारी शर्तों पर किसान बेच के जाए, मंडी में बेच के जाए, मंडी का शुल्क दे के जाए, मंडी के कारोबारियों की शर्तों पर बेच के जाए। तो मेरे ख्याल में ये किसानों के साथ ज्यादती है। और जहां तक आय का सवाल है, तो आय तो इकोनॉमिक्स में बढ़ती घटती है, इस माध्यम से नहीं किसी और माध्यम से आय बढ़ाई जा सकती है। लेकिन किसान का जन्म क्या मंडी समितियों की आय बढ़ाने के लिए हुआ है? मुझे लगता है कि ये तर्क गलत है। और अगर मंडी समितियों को आय बढ़ानी है तो बढ़ा सकते हैं, लेकिन इसके लिए किसान को एकाधिकारी बंधन में ना रखकर उनको ज्यादा बेहतर भाव देकर अपनी ओर आकर्षित करें। अब मैं मार्केट में जाऊं, मार्केट में ये कह दे कि साहब हमें खन्ना जनरल स्टोर से खरीदना है, तो अगर भाटिया जनरल स्टोर को आमंत्रित करना है तो मुझे उससे बेहतर भाव दे। ये एकाधिकारी अधिनियम बना के जो है, ये तो मार्केट के प्रिंसिपल के खिलाफ है। मुझे लगता है कि इसमें कुल मिलाकर मंडियों से ज्यादा और एक पॉलिटिकल उससे इसको मिला के ऐसी स्थिति बनाई जा रही है कि मार्केट में इंप्रेशन ये जाए किसानों का अहित होने वाला है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि किसान को 4 अगर ग्राहक ज्यादा मिल रहे हैं तो इससे किसान का अहित होगा। लेकिन जो किसानों के नाम पर पॉलिटिक्स कर रहे हैं, किसानों के नाम पे कमाई कर रहे हैं, उनका अहित हो सकता है तात्कालिक, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उनका भी बहुत ज्यादा अहित है। मंडी अपनी जगह रहेंगी, मंडी खत्म करने की बात तो ही नहीं। तो मुझे नहीं लगता कि इसको प्रयोग को बढ़ाना चाहिए, इसको पूरे सम्मान के साथ 2-3 साल देखना चाहिए कि कैसे काम करता है। कुछ विशेषज्ञ इसको किसान विरोधी बता रहे हैं, कुछ का कहना है कि ये किसानों की आजादी का पर्व का समय है। जो किसान बंधक बने हुए थे अब तक तरह तरह से, क्योंकि किसान के पास भंडारण का तो कोई व्यवस्था होती नहीं है। दूसरे जब भी फसल आती है, चाहे गेहूं की आए, चाहे गन्ने की आए या धान की आए, किसी भी तरह की फसलें आती हैं या वो सब्जी या फल उसका उत्पादन करते हैं, तो भी उनके पास भंडारण की वैसी व्यवस्था पिछले 70 सालों में हो ही नहीं पाई, की ही नहीं गई। उस तरफ उतना ध्यान ही सरकारों ने नहीं दिया, तो उसकी मजबूरी होती है। उसको भी अपने घर के खर्चे चलाने पड़ते हैं, बच्चों की
फीस की व्यवस्था करनी पड़ती है, बेटी की शादी की चिंता होती है, तमाम तरह के खर्चे उसके सामने होते हैं। तो मजबूरी में उसको अपनी उपज औने पौने दामों में बेचनी पड़ती थी। लेकिन अब इन कानूनों के पास होने के बाद कम से कम एक दरवाजा खुला है उसके सामने कि अगर मंडी में उसको ठीक दाम नहीं मिल रहे हैं तो जहां ठीक दाम मिल सकते हैं वो उनके पास जा सकता है। तो इस चीज का फिर विरोध क्यों हो रहा है? देखिए, मुझे ये लगता है कि तर्क के स्तर, अगर आप देखें तर्क के स्तर पर, मंडी को खत्म करने की बात तो किसी ने नहीं कही। मंडी अपनी जगह एग्जिस्ट करेगी, लेकिन मंडी को किसान से अगर कोई चीज हासिल करनी है तो कानून का सहारा लेने के बजाय बाजार के भावों का सहारा ले। कि आईटीसी कंपनी भाई 12 रुपए किलो आलू ले रही है, हमसे आप 14 रुपए किलो लेके जाओ, तो किसान बेवकूफ तो है नहीं। मूल बात यह है कि देखिए, मार्केट में कंपनी हो, मंडी हो, आड़ती हो, कारोबारी हो, किसान हो, ये लोग बहुत लंबे समय तक बाजार के जो मूल सिद्धांत है उसका उल्लंघन करके नहीं चल सकते। अगर आईटीसी, टाटा, किसी कंपनी को किसान के साथ काम करना है लॉन्ग लेवल तक, तो उसे साख बनानी पड़ेगी, उसे किसानों के साथ सही बर्ताव करना पड़ेगा। और कानून व्यवस्था है, सारी चीजें हैं, 2-3 साल फिर रिव्यू कर लिया जाए। अभी ये रोना मचाते हुए कि साहब किसान का शोषण हो रहा है, भाई किसान का शोषण हो रहा है तो दिखना चाहिए ना। अभी शोषण किसान का हो रहा है, किसके हाथों हो रहा है? मैं फिर आपसे कहता हूं कि मैं तो आजादपुर सब्जी मंडी जाऊं, गाजीपुर सब्जी मंडी जाऊं, तो आड़तियों की कारों के साइज तो बढ़ते चले जाते हैं। हमने कभी नहीं सुना कि साहब किसी आड़ती ने कर्ज के चक्कर में कोई दिक्कत परेशानी हो गई, किसान को दिक्कत हो रही है। 2 रुपए किलो आलू किसान बेच के जा रहा है, मुझ तक 40 रुपए किलो पहुंच रहा है, तो ये 38 रुपए जो जा रहा है, और उसका 16-17 रुपए तो पहुंचे कम से कम किसानों तक, वो नहीं पहुंच रहा। अगर कंपनियां देने को तैयार हैं और कंपनियां अगर उनके साथ दीर्घकालीन संबंध बनाना चाहेंगी तो उनको बेहतर देंगे। और अगर मान के चले आईटीसी कंपनी शोषण पे उतारू है, तो मंडियों को किसने रोका है कि ज्यादा बेहतर भाव देकर उनसे खरीद ले? शोषण तो हम तब मानेंगे जब मंडी खत्म कर दी जाएगी। जब मंडी खत्म कर दी, मंडी खत्म नहीं की गई है, मंडी अपनी जगह है, पर मंडी का जो एकाधिकार है वो खत्म हुआ है। तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई एकदम से किसानों का शोषण हो गया या मंडी वालों का शोषण हो गया। मंडी वालों को अपनी टर्म्स कंडीशंस बेहतर करनी चाहिए, किसान को अपनी ओर लेके आना चाहिए। किसान बिल्कुल बेवकूफ नहीं है इस मुल्क का। अगर मंडियां बेहतर भाव दे रही होंगी तो वो माल मंडी में बेचने ही जाएगा। मंडी के आड़तियों के साथ उसकी पुरानी डीलिंग है, लेकिन ये सुनिश्चित करें कि साहब एकाधिकार के तहत खाली मेरी मंडी में ही आए, ये बात गलत है। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। ये एक व्यवस्था में सुधार होना चाहिए, जिसका वादा कांग्रेस ने भी किया था, जिसका वादा भाजपा ने भी किया था, और अभी इसको प्रयोग करके देख लें, रिजल्ट सामने आ जाएंगे, क्या दिक्कत है? आलोक भाई, मुझे भी करीब करीब 3.5 दशक से ज्यादा हो गए पत्रकारिता में और लेखन में। मैंने इस तरह का वातावरण देश में कभी देखा नहीं कि आप अपने कार्यकर्ताओं को किसानों की टोपी पहनाएं, ट्रैक्टरों पे चढ़ाएं, उनको सड़कों पे उतार दें और ये बताएं कि सड़कों पर किसान इस देश का प्रदर्शन कर रहा है इस बिल के विरोध में। तो ये जो राजनीतिक दल हैं जो वोटों की फसलें काटने के लिए इस तरह के प्रपंच रचते हैं, ये वास्तव में क्या किसानों के हितैषी हैं जिस तरह का प्रपंच ये लोग कर रहे हैं? देखिए, अगर कांग्रेस का पुराने मैनिफेस्टो आप देखें तो कृषि उपज मंडियों को लेकर उनके विचार भी यही थे कि कहीं ना कहीं किसानों को इनसे बेहतरीन कीमतें नहीं मिलती। अभी केंद्र सरकार जो भी उपाय करे उसका विरोध करना विपक्षी दलों का कर्तव्य है, राजनीतिक कर्तव्य है, लेकिन मूल बात यह है कि इन सारे कदमों के बाद वाकई में किसानों का शोषण बढ़ेगा या कम होगा, ये अभी हम थोड़ा वेट कर लें। लेकिन पॉलिटिक्स में क्या है कि वेट करने की परंपरा नहीं है। अभी आप बल्कि एक लगभग अफवाह फैलाई जा रही है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य वाली बात खत्म की जा रही है, जबकि बराबर ये इस आशय की बात सामने आती रही है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य खत्म कहीं नहीं होने जा रहा। तो मुझे लगता है कि एक राजनीति नहीं, ये घटिया राजनीति है, और उस घटिया राजनीति में अगर चीजें और आगे चलेंगी तो मुझे लगता है कि एक गैर जिम्मेदारी का वातावरण पैदा होगा। कम से कम बाकी क्षेत्रीय दलों के तो अस्तित्व खतरे में है, क्योंकि बहुत सारी उनकी पॉलिटिक्स, लेकिन कांग्रेस से तो एक आप उम्मीद कर सकते हैं कि एक राष्ट्रीय दल है और एक सुचिंतित और तार्किक तौर पर इसका एक प्रेजेंटेशन होना चाहिए ताकि जनता तक पूरी बात पहुंचे। तो कांग्रेस से मुझे उम्मीद है कि आने वाले वक्त में और ज्यादा बेहतर विश्लेषण के साथ बात करेंगे
और बाकी जहां तक दूसरे राजनीतिक दलों का सवाल है, अब जैसे अकाली दल का ही आप मसला देखें तो अध्यादेश की मीटिंग में भी उस पार्टी की प्रतिनिधि मौजूद थी। अचानक से 3 महीने बाद उनको ये इल्हाम हुआ कि ये किसान विरोधी है। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई एक ठोस अर्थनीति और चिंतन काम कर रहा है, एक पॉलिटिकल सुविधा किसमें है इस पे काम कर रहा है। लेकिन कांग्रेस से क्योंकि एक बहुत पुराना दल है और एक भविष्य की भी उसे विपक्ष की राजनीति करनी है, तो एक अपना एक खाका पेश करे देश के सामने कि भाई हमारा प्लान ये है, हमने जब वादा किया तो हमारा दृष्टिकोण ये था। वरना मतलब ये इस तरह की बात है कि मोदी जैसे नेता के लिए इसको हवा में उड़ा देना बड़ा आसान है कि अब जब वो कांग्रेस का घोषणा पत्र ला कर दिखा देंगे, सब आपने बात पहले कही है और हम इसको लागू कर रहे हैं तो विरोध कर रहे हैं, तो ये एक तरह से मेरे ख्याल में प्रिसाइजली ये मोदी जी के हाथ में खेलना है। अगर आप बहुत सुचिंतित वेल इन्फॉर्म्ड एनालिसिस नहीं करते तो मोदी जी की बातों को, मोदी जी को ही आप मजबूत कर रहे हैं, जो देश के लिए अच्छा नहीं है। इस देश को एक ऐसा मजबूत विपक्ष चाहिए जो वैकल्पिक नीतियां दें। हर चीज गलत है, गलत है, गलत नहीं है, वही सवाल है आपका विकल्प क्या है, आप बताइए 1 2 3 4 5। तो वैसा कांग्रेस नहीं कर रही है, ये दुर्भाग्य है, ये दुर्भाग्य। आप कृषि गतिविधियों पर भी बहुत बारीक नजर रखते हैं, आर्थिक मामलों पर तो रखते ही हैं। तीनों विधायकों को आपने जरूर देखा होगा बारीक गहरी नजर से। ऐसे कौन से प्रावधान है जहां आपकी नजरें अटकी जाकर के और जहां कुछ और बेहतर किया जा सकता था? देखिए, मुझे इसमें ऐसा लगता है कि इस सरकार को थोड़ा सा होमवर्क करके सीधे किसानों तक अपनी बात पहुंचानी चाहिए थी कि भाई हम आपके लिए बाजार में ज्यादा ग्राहक लेकर आ रहे हैं। यानी एग्जिस्टिंग ग्राहक कृषि मंडी है, लेकिन आपके लिए ज्यादा ग्राहक लेकर आ रहे हैं। तो उस संवाद से चीजें और बेहतर हो सकती थी। और बहुत साफ तौर पे जैसे आज 6 मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, ये बहुत साफ, बहुत शुरू से कि न्यूनतम समर्थन मूल्य खत्म होने वाला नहीं है। ये बात जो बहुत बाद में सरकार की तरफ से कही जा रही है, शुरू से कही जानी चाहिए थी। मुझे लगता है कि इसमें ज्यादा बेहतर संवाद हिंदी और अंग्रेजी में सरकार को किसानों से सीधा करना चाहिए था, ताकि उन तक जो अभी सूचनाएं, आधी सूचनाएं पहुंच रही हैं, आधी अफवाह पहुंच रही है। तो ये जब इतने जून में ये सारे अध्यादेश के जरिए कई कदम आ चुके थे, तो थोड़ा सा एक कम्युनिकेशन रणनीति और बेहतर काम होना चाहिए था कि सारी बातें ऐसी पहुंचती जो वाकई लोगों को लगता है कि ये वाकई में हो सकता है। अभी एक अफवाह फैली कि न्यूनतम समर्थन मूल्य व्यवस्था खत्म होने वाली है। अब वो अफवाह नहीं है, ये बात मोदी जी कह रहे हैं, तमाम और लोग कह रहे हैं, लेकिन वो एक अफवाह के स्तर पर जो चीज आई उससे पहले बेहतर काम हो सकता था। तो मुझे लगता है कि इसमें जो नीतियां हैं, नीतियों को जनता तक पहले पहुंचाया जाता, किसानों तक पहले पहुंचाया जाता, तो ये जो विरोध है थोड़ा सा और इसका बेहतर मैनेजमेंट संभव था, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि पिछले 4 महीने तो कोरोना काल में ही बीत गए, तमाम तरह के लॉकडाउन भी था, आर्थिक गतिविधियां भी एकदम बंद हो गई थी, सरकारी डिपार्टमेंट भी पंगु हालत में पहुंच गए थे। शुरू के 2.5 महीने 3 महीने तो बिल्कुल ही सरकारें भी ठप ही थी एक तरीके से। तो वो प्रक्रिया मेरे विचार से सरकार जारी करना भी चाहती, पहुंच करना भी चाहती, तो शायद मुश्किल होता, पर इसको थोड़ा डिले किया जा सकता था। अध्यादेश अगर लाया गया था तो उसकी सीमा और बढ़ाई जा सकती थी और आगे उसके लिए परामर्श करके इसको अगले साल के शुरू में भी लाया जा सकता था विधेयकों को। हाँ, मतलब वो फिर अगले सत्र में ले जा सकते थे, लेकिन अब वो सवाल है क्या उनके पास गणित था और क्या अर्जेंसी थी। लेकिन ये जो विधेयक आज, ये अध्यादेश तो आ ही चुके थे, तो मतलब इसमें जो थोड़ा सा और स्पष्टीकरण और ज्ञान वितरण और हो सकता था तो वो ज्यादा कारगर रहता और उसमें एक अफवाह का या अर्ध अफवाह का या अर्ध सूचनाओं का जो कारोबार अभी चल रहा है उससे थोड़ी राहत मिल सकती। एक सवाल मैं आखिर में ये भी पूछूंगा आलोक भाई कि किसानों के लिए और क्या क्या करने की जरूरत है ताकि 2022 तक वाकई उनकी जो आमदनी है वो दोगुनी हो सके? ओंकार भाई, अगर हम ये देखें कि किसानों की हालत कहाँ बेहतर हुई है, हम गुजरात का उदाहरण लेते हैं। गुजरात का जो एक आम दूध वाला है, अमूल से जुड़ के वो बहुत पैसा कमाता है। अब इसका मॉडल समझिए, चॉकलेट आप और मैं लेते हैं, पनीर आप और हम लेते हैं,
अमूल से मान लीजिए 100 रुपए का हमने अमूल से पनीर लिया, 20 रुपया इस पे ब्रांड बनाने में चला गया, 20 रुपया मैनेजमेंट में चला गया, 20 रुपया अमूल ने रख लिया और 20-25 रुपए किसान तक चला गया। अब 25 रुपए उसने जो आइटम दिया उसका ब्रांड बन के बिका 100 रुपए का। अभी जो ब्रांड बिल्डिंग है पैसा इसमें है। अभी अमूल बड़ी बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों को मुकाबला कर रहा है और उनसे महंगा आइटम बेचता है, प्रॉफिट लाके शेयर करता है अपने किसानों के साथ। तो ये जो अमूल का उदाहरण है, आप चिप्स देखें, आलू 2 रुपए किलो बिकता है, लेकिन जब वो चिप्स में कन्वर्ट होता है तो वो 400-500 रुपए किलो हो जाता है। अब ये आईटीसी कंपनी चिप्स बना रही है, अंकल चिप्स बना रही है, वो उनके पास जा रहा है। तो मेरी राय में जो अमूल ने मॉडल बनाया, उन्होंने रूरल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट खोला, ब्रांड सिखाया, ब्रांड बनाना सिखाया। तो अभी जन शिक्षण और किसान शिक्षण उत्तर भारत में होना चाहिए। एक ऑर्गेनाइजेशन की बात आती है, एफपीओ, फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। अभी इस बजट में 10,000 फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बनाए जाएंगे, ऐसा वादा किया गया था। तो किसानों का शिक्षण बहुत जरूरी है, ब्रांड बनाना बहुत जरूरी है। ब्रांड बना के सब कमाएं और सब उसमें शेयर करें। अभी ब्रांड बना के कंपनियां तो कमा ले रही हैं, चिप्स वाली कंपनी कमा ले रही है और वो शेयर नहीं कर रही किसान के साथ। अमूल चूंकि किसानों ने बनाया संगठन, किसानों का ही कोऑपरेटिव है, तो वहां सब शेयर कर रहे हैं। तो कोऑपरेटिव तरह का ऑर्गेनाइजेशन दो और उसमें पढ़े लिखे लोग कुछ उसमें कुरियन साहब की तरह आए और उत्तर भारत में खासतौर पर करें और एक सेटअप बना दें, तो वो एक चीज चलती रहेगी। जन शिक्षण बहुत जरूरी है, किसान शिक्षण बहुत जरूरी है, क्योंकि पैसा अंततः ब्रांड कमा के देते हैं, आलू कमा के नहीं देता। आरटीसी ब्रांड का आलू कमा के देता है जो चिप्स में कन्वर्ट हो चुका होता है। तो ब्रांड से पैसा आएगा और उसके लिए बड़ा नॉलेज चाहिए, बड़ा अमूल जैसा संगठन चाहिए। तो अमूल का जो एक्सपेरिमेंट है वो पूरे देश में, उत्तर भारत में खासतौर पर दोहराया जाना चाहिए। ग्राहक ज्यादा बढ़ेंगे, ब्रांडिंग बेहतर होगी, तो किसान की दोगुनी तिगुनी का कितनी भी इनकम हो सकती है। अमूल के चलते आप देखें वहां किसान खुशहाल है, छोटा किसान भी खुशहाल है, और यहाँ बड़ा दूध वाला भी रोता है क्योंकि उसका ब्रांड में कन्वर्ट नहीं हो पाता। ब्रांड बना के आप ज्यादा चार्जेस कर सकते हैं और कस्टमर खुशी खुशी देता है। आलोक भाई बहुत धन्यवाद, आपने इतना समय निकाला। और जो कृषि सुधार के ये 3 अहम बिल पार्लियामेंट में पास हुए हैं जो मोदी सरकार है वो कह रही है कि ये किसानों की आय 2022 तक दोगुनी करने में मददगार साबित होंगे। विपक्ष कह रहा है कि किसान बर्बाद होंगे। लेकिन आपसे बातचीत करके बहुत हद तक हमारे दर्शकों को भी ये पता लगा होगा कि एक्चुअल में जितना विरोध हो रहा है इसमें तथ्य कम है और राजनीति अधिक है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार। धन्यवाद ओंकार भाई, धन्यवाद ओंकार भाई।